आज आप जिस जगह पे आए हैं इसका नाम जानते ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं इसको, है ना। ये विद्यालय है, यहाँ पढ़ाई होती है। हाँ? इसको विश्वविद्यालय क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे विश्व भर में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। कोई भी विश्वविद्यालय होता तो एक शहर में होता है, लेकिन ये रियल सेंस में ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, पूरे विश्व भर में इसकी शाखाएं मिलती हैं, है ना। इसको ईश्वरीय क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वयं ईश्वर ने इस विद्यालय की स्थापना की है। कैसे की है ये 7 दिन के कोर्स में आप जो है समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाई होती है, यहाँ जो शिक्षा दी जाती है ये स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा दी जाती है, आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाती है। आध्यात्मिकता में जो पहला सवाल उठता है, यदि मनुष्य कहते हैं कि हम अपने आप को जान जाएं, सहस्राब्दियों से मनुष्यों की ये खोज रही है कि मैं कौन हूँ, और कहते कि यदि हम इस प्रश्न का उत्तर जान लें तो शायद मनुष्य के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। यदि हम आपसे पूछे कि आप कौन हैं तो क्या कहेंगे? मेरा नाम आस्था है। अपना नाम बताएंगे, अपना कोई पद पोजीशन होगा तो बताएंगे, पिता का नाम बताएंगे, कहाँ रहते हैं बताएंगे। ये सब हम अपने इंट्रोडक्शन में बताते हैं। पर वास्तव में यदि देखें, जैसे हमने अपना नाम बताया, तो क्या मैं ये हूँ जो भी नाम बताया? ये नाम तो हमें जन्म के बाद मिला ना, लेकिन जन्म के पूर्व भी तो माँ के गर्भ में थे, तब तो ये नाम नहीं था। जैसे कोई कहता मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो ये डिग्री है ना। ये डिग्री लेने के पहले भी तो वो था, एग्जिस्ट करता था। तो ये सभी जो बातें हम अपने परिचय में बताते हैं, ये वास्तव में मेरा परिचय नहीं है। तो जब इस नाम रूप से ऊपर उठ करके हम अपना परिचय देते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं कहते हैं। ये ह्यूमन बीइंग कैसे बना है? ये 2 शब्दों से बना है, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द लैटिन भाषा के ह्यूमस से आया है। ह्यूमस का अर्थ होता है सॉइल, अर्थात मिट्टी। ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, ये ह्यूमस है, मिट्टी है। और इसके अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तो ये ह्यूमन बीइंग बन जाता। अब इस आत्मा की एक कॉन्सेप्ट हर धर्म में है, हर धर्म में इसे कुछ न कुछ नाम दिया गया है। हम इसे आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, अंग्रेजी में सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, रूह कहते हैं, नीमा कहते हैं, न्यूमा कहते हैं, अलग अलग इसके नाम हैं। साइंटिफिकली इसको लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं, है ना। तो प्रकृति के 5 तत्व से बने हुए शरीर में जब बीइंग प्रवेश करता तो ये ह्यूमन बीइंग बन जाता है। आज दिन तक हम अपने आप को कौन सा स्वरूप समझते थे? जो मिरर में इमेज देखा वही स्वरूप हम अपना समझते थे, है ना। लेकिन यदि प्रैक्टिकली भी देखे, अपने आप से सवाल पूछे, हम ये समझते कि ये शरीर है, 5 फीट के शरीर है, तो यदि अपने आप से सवाल पूछे तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये मेरा हाथ है। मैं हाथ हूँ कभी कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये मेरी आंखें हैं, मैं आंख हूँ कहना गलत होगा। हाँ, पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन के लिए हम कहते हैं ये मेरा है। तो ये मेरा कौन कह रहा है? हम लोग साइंटिफिकली ऐसा समझते हैं कि ये जरूर ब्रेन कह रहा होगा, लेकिन ब्रेन के लिए भी क्या कहते हैं? माई ब्रेन कहते हैं, मेरा
दिमाग कहते हैं मेरा दिमाग मत खराब करो। माना कि मैं दिमाग भी नहीं हूं, मैं ब्रेन भी नहीं, तो वो कौन सी सत्ता है जो इस पूरे शरीर इंक्लूडिंग ब्रेन के ऊपर भी अपना आधिपत्य जमा रही है? वो कौन है? वो आत्मा है। वो आत्मा है, सोल है, जो कि इस पूरे शरीर पर आधिपत्य जमाती है। तो इसलिए मैं आत्मा हूं, मेरा ये शरीर है, ये कहना उचित होगा, न कि मैं शरीर हूं और मेरी आत्मा। जैसे कह देते हैं कि मेरी आत्मा को तकलीफ मत पहुंचाओ, मेरी आत्मा दुखी है, ये कहना रॉन्ग है। मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, ये कहना सही है। अब आत्मा के एग्जिस्टेंस को हम कैसे महसूस करें? क्यों? क्योंकि आत्मा को इन आंखों से हम देख नहीं सकते, पर एग्जिस्ट तो करती है। इसको कैसे महसूस कर सकते हैं? यहाँ हम कंपेयर करते हैं शरीर की तुलना एक मोटर गाड़ी से है। शरीर को एक मोटर गाड़ी के समान माना जाए, या रथ कह सकते हैं। तो एक गाड़ी को चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? दो चीजें चाहिए। हाँ, गाड़ी का पार्ट पुर्जा सही होना चाहिए तभी चलेगा, और उसमें पेट्रोल चाहिए और एक ड्राइवर चाहिए, है ना? तो तब गाड़ी चलेगी। ये शरीर यदि गाड़ी है, मोटर है, और इसके सभी पार्ट पुर्जे सही हैं, तो इसे भी चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल, भोजन चाहिए, और क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। ये ड्राइवर कौन? आत्मा। आत्मा ड्राइवर है। तो हिंदी में यदि गाड़ी को रथ कहें तो रथी, चलाने वाले को रथी कहेंगे। इसीलिए शरीर यदि रथ है तो आत्मा उस पर रथी है। आत्मा इस शरीर रूपी रथ को चलाती है। इसीलिए आत्मा जब शरीर को छोड़ करके निकल जाती तो क्या कहते? अर्थी जा रही है, और प्लस रथी माना अर्थी, है ना? तो आत्मा रथी है, ये शरीर जो है रथ है। तो अब सपोज जब जब पेट्रोल की टंकी खाली होती हम भर देते हैं, लेकिन यदि ड्राइवर भूखा है, ड्राइवर को भोजन नहीं दिया, तो वो गाड़ी कितने दिन चलाएगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? वो भी भूखा ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाएगा? इधर उधर भिड़ते हुए। तो इस शरीर रूपी गाड़ी को जब से पैदा हुए तब से पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन जितनी भी उम्र होगी उतने साल से तो जो है कम से कम गाड़ी चला ही रही है आत्मा रूपी ड्राइवर। क्या आत्मा को कभी भोजन दिया? पता ही नहीं था। पता ही नहीं था कि इसमें आत्मा एक ड्राइवर है और उसको भी भोजन चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन है। एक बार ये ज्ञान, ये नॉलेज हमें मिल जाए तो आत्मा सेटिस्फाइड हो जाती है। जब तक ये नॉलेज नहीं मिला है, आत्मा जो है भूखे ड्राइवर के जैसा इधर उधर भिड़ते हुए, देखते होंगे कैसे एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। हम गाड़ी को चला रहे हैं, लेकिन जब ये नॉलेज मिल जाता तो आत्मा बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाती, संतुष्ट हो जाती है। और संतुष्ट आत्मा जो है वो इस गाड़ी को कैसे चलाएगी, जीवन रूपी गाड़ी को कैसे चलाएगी? बिल्कुल स्मूथ, शांति से, है ना? तो ये जो है आत्मा का भोजन है। अब आत्मा और शरीर, ड्राइवर और गाड़ी, दोनों अलग अलग एक्सिस्टेंस है, दोनों अलग अलग है। तो ये शरीर यदि गाड़ी है तो आत्मा ड्राइवर ये अलग है। इसके एक्सिस्टेंस को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे यदि डेड बॉडी वो क्यों नहीं चलती है? क्योंकि उसमें ड्राइवर नहीं है।
ड्राइवर नहीं है। इसको और रिफाइंड वे में समझने के लिए हम यहाँ तुलना करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेज दिमाग का होता है तो क्या कहते हैं, इनका दिमाग जो है बिल्कुल कंप्यूटर के जैसा है, कहते हैं। यदि शरीर की तुलना रोबोट से की जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो भी आउटपुट देता है ये शरीर रूपी रोबोट उसको फॉलो करता है। यदि यहाँ से सिग्नल आया कि हाथ उठ जाए तो हाथ उठ जाएगा, है ना। मतलब ये शरीर बिल्कुल रोबोट है। लेकिन सोचिए, क्या कंप्यूटर अपने आप आउटपुट दे सकता है? नहीं दे सकता। कंप्यूटर को भी प्रोग्राम करने वाला प्रोग्रामर चाहिए। बिना इनपुट के कंप्यूटर आउटपुट नहीं दे सकता। तो इस दिमाग रूपी कंप्यूटर को प्रोग्राम कौन कर रहा है? सोल इज द प्रोग्रामर। सोल जब तक प्रोग्रामिंग ना करे, ऑर्डर ना करे, ये ब्रेन आउटपुट नहीं दे सकता। तो ये तीन अलग अलग एग्जिस्टेंस हो गए, ब्रेन एज ए कंप्यूटर, सोल एज ए प्रोग्रामर, और ये शरीर एक रोबोट जो कि सिग्नल को फॉलो करता है। तो ये तीनों अलग अलग हम महसूस करेंगे मेडिटेशन के माध्यम से। अब हमने ये जाना कि हम एक आत्मा हैं, तो नेचुरली मन में ये सवाल उठेगा कि आत्मा आखिर दिखती कैसी होगी? तो आत्मा कैसी दिखती है? बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट के जैसी, दिव्य ज्योति पुंज के रूप में, जिसको कि निराकार पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में हम महसूस कर सकते हैं। आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है? नॉर्मली हम ऐसा समझते हैं कि आत्मा हृदय में होती है ना। लेकिन ड्राइवर का प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए। ड्राइवर यदि अपनी सीट पर न बैठ करके बाईं वाली सीट पे बैठ जाए, क्या गाड़ी को चला सकेगा? नहीं चला सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे एप्लायंसेस अपनी सीट के पास फिक्स्ड होते हैं। तो इसी तरह से आत्मा को भी इस शरीर में प्रॉपर स्थान पर बैठना होगा। वो स्थान क्या है? यदि हम इस शरीर की फिजियोलॉजी को साइंटिफिकली देखें तो इस शरीर को मेडिकल साइंस मानता है कि ब्रेन जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम गाइड करता है, चलाता है, और दूसरा सिस्टम है हमारा हार्मोनल सिस्टम। ये दो जो है वो हाईएस्ट सिस्टम है जो इस शरीर को रेगुलराइज करते हैं। तो ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका हाईएस्ट पार्ट है ब्रेन। तो ब्रेन को सिग्नल देना है, ब्रेन को इनपुट देना है, तो सोल को कहाँ बैठना उचित रहेगा? जरूर ब्रेन के दोनों गोलार्ध के बीच में। दूसरा जो हार्मोनल सिस्टम है उसका हाईएस्ट ऑर्गन पिट्यूटरी को माना जाता है। तो पिट्यूटरी के ठीक अबव एक पीनियल ग्रंथि होती है, उसी पीनियल ग्रंथि को सोल का सीट माना जाता है ना। तो आत्मा को यदि साइंटिफिकली देखे तो दोनों ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर के बीच में और पिट्यूटरी के जस्ट अबव जो है वो यदि आत्मा बैठेगी तो वहां से वो सिग्नल जनरेट करेगी, रिलीज करेगी, जिसको कि पिट्यूटरी एंड ब्रेन ये दोनों कैप्चर करते हैं, लेते हैं और फिर जो है सिग्नल आउटपुट देते हैं, है ना। तो ये उचित है कि आत्मा यहाँ भृकुटी के मध्य निवास करती है। इसकी सरफेस एनाटॉमी यहाँ भले है जहाँ हम टीका लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ से करीब 1.25 इंच अंदर जो है आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा जो है यहीं से रेगुलराइज करती है बॉडी को, ठीक है। यहीं पे हमारी सारी सेंस ऑर्गन है जो कि आत्मा को कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन देते हैं। आत्मा को कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन जा रहा है और उस इंफॉर्मेशन के आधार से आत्मा जो है वो सिग्नल दे रही है।
तो आत्मा का सीट हो गया भृकुटी के मध्य में निवास करती है और देखने में कैसी है, बिल्कुल निराकार ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे। ये आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है। सतो गुणी कहते हैं आत्मा को। कौन कौन से 7 गुण हैं? आत्मा के 7 गुण है ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, शांति, खुशी, आनंद और शक्ति। ये 7 आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, निजी गुण हैं। जैसे शरीर का अपना गुण होता है। शरीर जो है प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, इसलिए शरीर का अपना गुण है कि प्रकृति के 5 जो जिस चीज से बना होता है उसको मेंटेन करने के लिए वही चीजें चाहिए। तो जैसे बॉडी में जल का लेवल कम हो, 70% जल है, जल का लेवल कम हो तो क्या होगा, प्यास लगेगी, पानी चाहिए। उसी तरह से कैलोरी, ऊर्जा चाहिए, अग्नि चाहिए। जैसे ही लेवल कम होगा हमें ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए। उसी तरह से वायु से बनी है तो हमें वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब किसको चाहिए? ये सब शरीर को चाहिए, क्योंकि शरीर की रियलिटी यही है। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? यदि शांति की कमी हो जाए तो शांति चाहिए। किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। शरीर को शांति नहीं चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए। खुशी की हमारे जीवन में कमी हो जाए तो खुशी चाहिए। तो आत्मा जो जिसका जो ओरिजिनल नेचर होता है वो उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए। किसी भी आत्मा को घृणा चाहिए नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेम ओरिजिनल नेचर है। तो जो ओरिजिनल नेचर है वो उसमें टिकना चाहती है। आत्मा का ओरिजिनल नेचर शांति है। जैसे जल का ओरिजिनल नेचर क्या है? शीतलता। यदि पानी को बॉईल करके और रख दीजिए, वापस पानी क्या होगा? शीतल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीतलता उसका ओरिजिनल नेचर है। उसी तरह से आत्मा का ओरिजिनल नेचर शांति है। सपोज आपको छूट देते कि आप खूब गुस्सा करो, कितने देर गुस्सा करेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, वापस शांत। क्यों? क्योंकि शांति ओरिजिनल नेचर है। इसलिए चाहे ओरिजिनलिटी से हम कितना भी डेविएट करें, वापस मेरे को क्या अच्छा लगेगा? शांति, है ना? तो ओरिजिनल नेचर जो है आत्मा के, ये 7 गुण हैं और इन्हीं 7 गुणों में हम टिकना चाहते हैं। अब इन 7 गुणों के 7 गुण हमें कैसे एक्सप्रेस होते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स के माध्यम से, ये इन चित्रों में दिखाया गया है। जैसे आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, कब प्रवेश करती है? जब गर्भ में शिशु 4-5वें महीने 18 से 20 हफ्ते का होता है, उस समय आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा अपने साथ ये 7 गुण और 3 सूक्ष्म शक्तियां लेकर के आती है। क्योंकि इस शरीर को चलाना है ना, तो आत्मा अपने साथ ये 10 चीजें लेके आती है। ठीक? अब जब आत्मा प्रवेश कर गई तो इस बॉडी के ट्रिलियन ऑफ सेल्स के साथ आत्मा का कनेक्शन होता है। आत्मा क्या है? एक एनर्जी है, ऊर्जा है। आत्मा का ही जो मन फैकल्टी है वो भी एक ऊर्जा है। तो मन की ऊर्जा के माध्यम से आत्मा क्या करती है कि पूरे शरीर में एक प्रकाश की, ऊर्जा की, शरीर की रचना करती है। और वो एक्सटेंशन पूरे ट्रिलियन ऑफ सेल्स में जाकर के और फैल जाता है, जहां की माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का जो सोर्स है एक एक इंडिविजुअल सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे आत्मा का जो मन की ऊर्जा के साथ इस सेल का, बॉडी के सेल के साथ कनेक्ट होता है। और यही इसी विधि से आत्मा जो है शरीर को संचालित करती है, एक एक सेल के लेवल पे, है ना?
तो आत्मा जो है जब शरीर में प्रवेश कर जाती है तो एक एक सिस्टम के साथ इसका कनेक्शन होता है और आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर को एक्सप्रेस करती है एक एक सिस्टम के माध्यम से। यहाँ पर आत्मा को एज ए म्यूजिशियन समझेंगे। जैसे सपोज एक म्यूजिशियन है, गिटार वादक है, तो गिटार बजाना ये गिटार वादक की क्वालिटी है, लेकिन उसको अपनी इस क्वालिटी को शो करने के लिए क्या चाहिए? गिटार चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तभी तो वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेगा ना। तो इसी तरह से आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है सातों गुणों को लेकर के, तो जैसे पहला गुण है नॉलेज, तो नॉलेज को आत्मा कैसे एक्सप्रेस करेगी? ब्रेन के माध्यम से। हम क्या समझते हैं कि इनका दिमाग बहुत तेज है, इनके दिमाग में बहुत नॉलेज है, लेकिन एक्चुअली में नॉलेज जो है वो आत्मा के अंदर है और वो ब्रेन के माध्यम से एक्सप्रेस हो रही है। इसी तरह से आत्मा की दूसरी प्रॉपर्टी है लव। लव को आत्मा कैसे एक्सप्रेस करती है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के माध्यम से, हार्ट से प्रेम को प्रदर्शित करती है। आत्मा की एक प्रॉपर्टी है हैप्पीनेस, खुशी। खुशी को आत्मा कैसे एक्सप्रेस करती है? पाचन तंत्र के माध्यम से। ये दोनों तो सबको पता है कि ब्रेन जो है वो नॉलेज एक्सप्रेस करता है और हार्ट जो है वो प्रेम को एक्सप्रेस करता है। खुशी कैसे एक्सप्रेस होती है? पाचन तंत्र से। जैसे सपोज कि आपको जो है आपका पूरा पसंदीदा भोजन आपके सामने रखा है और सपोज आपने एक निवाला उठाया, फोन की घंटी बजी और एक दुखद समाचार मिला, उसी खुशी के साथ खा सकेंगे भोजन? नहीं, आप क्या कहेंगे? मुझे भूख नहीं है। माना खुशी का संबंध जो है पाचन तंत्र से है ना? तो आत्मा अपने खुशी को एक्सप्रेस करती है पाचन तंत्र के माध्यम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से पीस, शांति को एक्सप्रेस करती है। आत्मा के अंदर शांति है, वो जो है श्वसन तंत्र के माध्यम से एक्सप्रेस होती है। इसी के लिए प्राणायाम करते हैं, कहते भी है चैन से सांस भी नहीं लेने देते, है ना? माना चैन, शांति का संबंध किससे? श्वसन प्रणाली से। आत्मा की एक क्वालिटी है प्योरिटी, पवित्रता। पवित्रता को आत्मा कैसे एक्सप्रेस करती है? हमारे फेस के माध्यम से, और दूसरा है हमारे इम्यून सिस्टम के माध्यम से। जितनी आत्मा के अंदर प्योरिटी बढ़ती जाती है, उतना हमारा इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना? इसीलिए कभी देवी देवताओं को बीमार पड़ते सुना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उनका जो है प्योरिटी का लेवल हाईएस्ट होता है, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम इतना बूस्टअप होता है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ सकते। आत्मा की क्वालिटी है ब्लिस, आनंद। जब आत्मा मेडिटेटिव फॉर्म में होती है तो आत्मा ब्लिस में होती है, आनंद में होती है। और देखा गया है कि जब मेडिटेशन करते हैं, आनंद में होते हैं, तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। सबका सिग्निफिकेंस है ना? तो ये ब्लिस से संबंधित है। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के माध्यम से आत्मा अपनी शक्ति को प्रदर्शित करती है ना? ये वास्तव में मसल में पावर नहीं है, ये पावर है आत्मा के अंदर, जो कि एक्सप्रेस होती है मस्कुलर सिस्टम के माध्यम से। तो ये 7 सिस्टम जो बॉडी के हैं, ये आत्मा के सातों गुणों को एक्सप्रेस करने के साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। और जब सातों हार्मनी में काम करते तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है परफेक्टली वर्क करता है। जैसे कि लीवर हुआ, किडनी हुआ, ये सारे का फंक्शन अच्छे से चलता है। तो इस तरह से आत्मा जो है बॉडी के साथ कनेक्ट होकर के उसके माध्यम से एक्सप्रेस करती है। अब आत्मा को, इस शरीर को इस दुनिया में चलाना है, तो दुनिया के इंफॉर्मेशन भी चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या है? 5 सेंस ऑर्गन्स है। 5 सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से आत्मा को कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन मिलता है।
और उन इंफॉर्मेशन का फाइनली क्या होता है, इसकी सूक्ष्मता को आज समझेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा कैसे इस शरीर को चलाती है, 3 सूक्ष्म शक्तियों के माध्यम से, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व, अर्थात संस्कार, मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीनों के माध्यम से आत्मा इस शरीर को संचालित करती है। कैसे संचालित करती है? सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से आता है, उस इंफॉर्मेशन का क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन पहले मन को जाता है। मन को जाता है। ये 3 फैकल्टी हैं, आत्मा की ही 3 फैकल्टी हैं। मन में जाता है तो मन सबसे पहले क्या करता है कि उसके अगेंस्ट एक थॉट जनरेट होता है। जैसे सपोज कहीं आग लगी और वो इंफॉर्मेशन, दृश्य हमने देखा, कान से आवाज सुनी, तो क्या होगा? क्या होगा? उसके प्रति एक संकल्प, थॉट उठेगा। कहाँ लगी, कैसे लगा होगा, ये सब बातें जो है अंदर, ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि उसको हम एनालाइज नहीं कर पाते। जैसे यहाँ आत्मा को एज ए फैक्ट्री यदि समझें कि सपोज पेपर फैक्ट्री है, उसमें ढेर सारी मशीनरी लगी होती है। कच्चा माल जो है वो डालते, एक मशीनरी से प्रोसेस होता, दूसरे में जाता, दूसरे से प्रोसेसिंग होके तीसरे में जाता और फाइनली प्रोडक्ट निकलता है ना। कच्चे माल की क्वालिटी जैसी होगी, प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा। रॉ मटेरियल जैसा होगा, प्रोडक्ट वैसे ही होगा। तो ठीक ऐसे ही बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं वो क्या है? रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है। ये सबसे पहले मन रूपी मशीनरी में प्रोसेस होता है। मन में एक थॉट जनरेट होता है, उसके अगेंस्ट थॉट जो जनरेट होता है उसी को हम फील करते हैं। जैसा थॉट जनरेट करते हैं वैसा फील करते हैं। जैसे सपोज आपसे कहे कि आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी घटना घटी हो, उसको याद कीजिए, अंदर अच्छा लगेगा। वो घटना कब की बीत चुकी, आज नहीं है, पर एक थॉट मात्र से क्या होगा? अच्छी फीलिंग आएगी। कुछ गलत घटा हो जीवन में, उसको याद कीजिए तो खराब फीलिंग आएगी। माना जैसा थॉट हम जनरेट करते हैं वैसी ही फीलिंग आती है, और बार बार जैसा हम फील करते हैं वही हमारी वृत्ति बन जाती है, एटीट्यूड बन जाती है। यहाँ इसको ऐसे समझे जैसे एक शांत तालाब है और उसमें एक कंकड़ डाला तो क्या होगा? रिपल्स जो है बाहर की तरफ सर्कल में। ठीक ऐसे ही जब हम एक थॉट जनरेट करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है वातावरण में। वातावरण, ये शब्द ही इसी से बना है, वार्तावरण। माना जो अंदर वार्तालाप चल रहा है उसका एक आवरण हमारे चारों तरफ बन जाता है। ये रिपल्स है, वाइब्रेशन है। एंड रिपीटेड जैसा वाइब्रेशन हम क्रिएट करेंगे वही हमारा एटीट्यूड होगा। और एक व्यक्ति का जैसा एटीट्यूड होता है उसके वर्ड्स एंड बिहेवियर भी वैसे ही होंगे, एक्शन भी वैसा ही होगा। और जैसा एक्शन हम करेंगे वो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी हमारे मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाती है। और जैसा हमारा मेमोरी बैंक होता है अगला थॉट भी वैसा ही होगा। लेट अस सपोज कि आज दिन तक हमें नेगेटिव ही सोचने की आदत है। नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी फीलिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है? नेगेटिव ही होगी। फीलिंग नेगेटिव होगी, उसके बाद जो है हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो गया, हमारे वर्ड्स एंड बिहेवियर नेगेटिव है, हमारे एक्शन सारे नेगेटिव होते हैं, हमारा मेमोरी बैंक नेगेटिव है। लेकिन आज हमें ये अवेयरनेस आई कि जो है ये अच्छा नहीं है, आई वॉन्ट टू चेंज। हम इसको चेंज करना चाहते हैं, इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं। किस लेवल से ब्रेक कर सकते हैं? कहाँ से ब्रेक करेंगे? माइंड से, थॉट से, थॉट के लेवल से ब्रेक कर सकते हैं।
हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी। मेडिटेशन का पर्पस यही है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में कोशिश करेंगे, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, नेगेटिविटी आएगी क्योंकि मेमोरी बैंक ऐसा है। पर जब हम पॉजिटिवली इस चीज को चेंज करने की कोशिश करेंगे थॉट के लेवल से, तो धीरे धीरे ये हमारा मेमोरी बैंक क्या होगा, पॉजिटिव होता जाएगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं, थॉट के लेवल से चेंज कर सकते हैं। तो मन का क्या क्या कार्य हो गया, एक कार्य हुआ थॉट जनरेट करना, दूसरा कार्य हो गया फीलिंग, महसूस करना, तीसरा मन का कार्य है काल्पनिक चित्र का निर्माण करना, मानस पटल पे दृश्य का निर्माण करना, इमेजिन करना, ये सब मन का काम है ना। मन जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, इसका कभी आभास किया है? मन के अंदर कितनी ताकत है ये कभी महसूस किया है? नहीं, मन की ऊर्जा को महसूस नहीं किया। सपोज कहीं कोई दुर्घटना होती है, आतंकवादी घटना होती है, वो जस्ट किसी के माइंड में उठा हुआ एक थॉट ही तो होता है। थॉट में आया कि इसको उड़ा देना है, उड़ा दो। उसी तरह से किसी के मन में एक जस्ट थॉट ही तो आया ना। परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा को एक संकल्प दिया नई सृष्टि बनाने का, और ये कार्य जो है वो सफल होता दिख रहा है आज के डेट में, है ना। तो ये जस्ट एक मन के अंदर उठा हुआ थॉट है। इस थॉट के अंदर इतनी पावर है कि कुछ भी हम डिस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, जैसा हम चाहे। तो ये यहाँ पे जो हम मेडिटेशन सीखते हैं, जो पढ़ाई पढ़ते हैं, जो आध्यात्मिकता की, ये राजयोग का मेडिटेशन कहा जाता है। तो ये राजयोग की शिक्षा जो हम यहाँ लेते हैं, ये हमें हमारे विचारों को, हमारे मन को कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, ये सिखाता है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें यही सिखाता है कि अपने मन को हम कैसे पॉजिटिव में चैनलाइज कर ले, सो दैट हमारी जो है वो क्यूरियोसिटी, दुनिया के बाहर की क्यूरियोसिटी तो हम बाद में खत्म करेंगे। बाहर की क्यूरियोसिटी बेसिकली हमारे इंटरनल सोच का, इंटरनल क्यूरियोसिटी का रिफ्लेक्शन होता है। तो बाहरी वर्ल्ड जो देखते आज के डेट में, ये बेसिकली प्रोजेक्शन है हमारा। तो जब हम अपनी इनर पावर को, इंटरनल मन को पॉजिटिव में जब चैनलाइज करेंगे, पॉजिटिव की ओर ले जाएंगे, तो बाहरी वर्ल्ड भी कैसा होगा। पहले इनर क्यूरियोसिटी अच्छी हो जाएगी, इनर फैकल्टी रीऑर्गेनाइज हो जाएगी, और उसी का प्रोजेक्शन बाहर की दुनिया भी कैसी होगी, रीऑर्गेनाइज हो जाएगी, है ना। तो इसी पर्पस को लेकर के ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय फंक्शन कर रहा है, चल रहा है कि कैसे हम जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़े। अब हमने देखा कि मन रूपी मशीनरी में जब बाहर का इंफॉर्मेशन गया, तो बाहर से जब भी कोई इंफॉर्मेशन जाता है, और यदि वो इंफॉर्मेशन न्यू है, तो उसमें हमें 2 विकल्प उठते हैं। जैसे सपोज कि आपको कहा गया कि चल के कोर्स कर लो, है ना, तो सबसे पहले ऑप्शन आएगा करो ना करो। अब ये करे ना करे, किसी भी कार्य के लिए करे ना करे का निर्णय कौन देगा? तो ये 2 विकल्प जो उठते हैं, इसको जो है अगली मशीनरी, बुद्धि रूपी मशीनरी को प्रोसेस कर दिया जाता है। सेकंड मशीनरी में चली गई ये 2 विकल्प। अब दूसरी जो मशीनरी है इंटेलेक्ट, इसमें 2 पावर्स हैं, विजडम एंड विल पावर। विजडम माना हमारा नैतिक विवेक, जिसको मोरल कहते हैं, है ना, और दूसरा है विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति। ये 2 पावर्स जो है इंटेलेक्ट के अंदर है। इंटेलेक्ट करता क्या है? जो इंफॉर्मेशन आया, जो 2 विकल्प आए, उसको पहले समझने की कोशिश करता है।
समझने की कोशिश करता है कि ये क्या कहा जा रहा है, उसके ऊपर फिर आर्ग्यू करता है, तर्क वितर्क करता है, फिर एनालिसिस करता है, एनालाइज करता है कि ये कार्य करेंगे तो क्या फायदा होगा, क्या घाटा हो सकता है, नहीं करेंगे तो क्या फायदा क्या घाटा हो सकता है, हर कार्य के करने न करने का घाटा फायदा, ये एनालाइज करती है बुद्धि। एनालिसिस के बाद बुद्धि जो है क्लियर कट डिस्क्रिमिनेट करती है, दूध का दूध पानी का पानी बता देगी, देखो ये करोगे ये फायदा होगा ये घाटा हो सकता है, नहीं करोगे इस कार्य को तो ये फायदा ये घाटा हो सकता है। यहाँ तक तो बुद्धि बिल्कुल परफेक्ट वर्क करती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के बाद जब डिसीजन देती है तो संस्कार हावी हो जाता है। संस्कार मानो मेमोरी बैंक, मेमोरी बैंक जैसा होगा। बुद्धि क्लियर कट डिसाइड करती है कि ये काम करेंगे तो ये घाटा हो सकता है, लेकिन मेमोरी बैंक जैसा होता है वो बुद्धि को इन्फ्लुएंस करता है और इन्फ्लुएंस करके उसको जो है डिसीजन दिलवाता है अपने अकॉर्डिंग। जैसा मेमोरी बैंक होगा वैसा ही डिसीजन जो है मिलता है, बुद्धि फिर वही डिसीजन लेकर के देती है। जैसे एक चोर को चोरी करने का सपोज संस्कार है ना, तो यदि अगली बार चोरी करनी होगी तो भी बुद्धि जो है वो डिसीजन तो देगी, चोरी नहीं करना चाहिए ये तो उसे भी पता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए ये हमें पता है, फिर भी गुस्सा कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो संस्कार हावी है। तो डिस्क्रिमिनेशन से डिसीजन देने के बीच संस्कार इन्फ्लुएंस करता है बुद्धि को और फिर बुद्धि उसी संस्कारों के प्रमाण डिसीजन दे देती है। और एक बार बुद्धि ने जो डिसीजन दे दिया फिर उसके बाद वो डिसीजन चला जाता है ब्रेन को और ब्रेन फिर आउटपुट दे देगा। वहां कोई सवाल नहीं उठेगा कि ऐसा क्यों करें, नहीं, जो डिसीजन लेना है वो अंदर बुद्धि ही लेगी और डिसीजन ले लिया तो फिर कर्मेंद्रियों से वो करा लिया जाता है। ये हाफ ऑफ द फंक्शन हुआ बुद्धि का। हाफ ऑफ द फंक्शन है कि मानस पटल पे जो हम इमेजिन करते हैं, जो दृश्य का निर्माण करते हैं, बुद्धि को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, दिव्य चक्षु भी कहा जाता है। तो बुद्धि के नेत्र से हम उस दृश्य को देख लेते हैं। जैसे सपोज आपको कहे कि आप अपने घर को देखिए, देख सकते हैं कैसे देखा? मन ने मानस पटल पे घर का दृश्य बनाया और बुद्धि के नेत्र से आपने उसको देख लिया। फिजिकली वो चीज यहाँ नहीं उपस्थित है, फिर भी बुद्धि के नेत्र से हम उसको देख सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फंक्शन है इंटेलेक्ट का, है ना। मेडिटेशन में हम इसी फंक्शन को यूज करते हैं। मन के मानस पटल पे जो ज्ञान के आधार से दृश्य का निर्माण करते हैं, बुद्धि के नेत्र से हम उसको देखते हैं और बुद्धि जिस चीज को देख लेती है, मन को वो अनुभव करना बहुत आसान हो जाता है, मन उसको फिर अनुभव कर लेता है। ये बुद्धि का काम हुआ। एक बार बुद्धि ने जो डिसीजन दे दिया और उसके अकॉर्डिंग जब कर्मेंद्रियों से हम कार्य करा लेते हैं तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो है फिर हमारे मेमोरी में, रिजॉल्व में जाकर के स्टोर हो जाती है। स्टोरेज के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे स्टोरेज, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो मेमोरी के फॉर्म में, याददाश्त के रूप में स्टोर हो जाती है, आर्ट के रूप में स्टोर हो जाती है। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहा है, ये सब हमारे ब्रेन में आर्ट के रूप में जाकर के स्टोर होता है। एक्सपर्टीज के रूप में, एक्सपर्टीज जैसे सपोज कोई सर्जन है, बार बार ऑपरेशन कर रहा है, 2 बार 4 बार 10 बार, तो वो उसकी एक्सपर्टीज हो जाती है। एक्सपीरियंस, कोई व्यापारी है, बहुत जो है सालों से व्यापार कर रहा है, तो उसका वो एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभवी हो जाता है, तो वो अनुभव के रूप में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं हमारे जो है स्टोरेज के। और ओवरऑल एक पर्सन का
जैसा स्टोरेज होता है, रिपीटेड हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसी ही स्टोरेज होती है, एंड ओवरऑल स्टोरेज जो है वो हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करता है ना। तो किसी व्यक्ति को सपोज 10 कोई सिचुएशन आए जीवन में एक दिन में, और 10 सिचुएशन को सपोज 9 बार बिल्कुल शांति से डील किया, एक बार गुस्सा आ गया तो भी उनकी पर्सनालिटी कैसी कहेंगे, ये बड़े शांत स्वभाव के हैं। और यदि 9 बार गुस्से से डील किया, एक बार शांति से जो है रिजॉल्व कर लिया, तो भी क्या कहेंगे, ये बड़े गुस्से वाले। माना हमारा रिपीटेड एक्शन जैसा होता है, ओवरऑल वही हमारी पर्सनालिटी होती है। अब ये संस्कार भी एक व्यक्ति के अंदर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ओरिजिनल संस्कार, जिसको हम अनादि संस्कार कहते हैं। ये अनादि संस्कार जब आत्मा पहली बार इस धरती पर आई थी, कहां से आई थी ये कल का विषय है, कल बताएंगे। जहां से भी आई, ये जब पहली बार आई तो ये 7 गुणों में भरपूर आई थी। यहाँ आत्मा एज ए बैटरी आप समझ सकते हैं, जैसे बैटरी को सुबह सुबह चार्ज करते तो 100% फुल दिखाता है, तो इसी तरह से जब पहली बार आत्मा ऊपर से आई थी तो 100% परफेक्ट थी। 7 गुणों में 100% परफेक्ट थी। शांति 100%, प्रेम 100%, सभी गुण 100% परफेक्ट थे, संपूर्ण थी आत्मा। ये हमारा अनादि संस्कार था। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया। यहाँ हम कुछ इस जीवन में लर्न भी किए, तो पिछले जन्म से दूसरे जन्म में जो मेमोरी लेकर के आत्मा जाती, उसको री इनकारनेशन के संस्कार, पुनर्जन्म के संस्कार कहते। ये देखने में आता, छोटा सा 5 साल का बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहा है, कहाँ से सीखा, पिछले जन्म का संस्कार। इसी पिछले जन्म के संस्कार के आधार से मनुष्यों को 7 लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक के आधार से डिवाइड करते हैं। ये पिछले जन्म का संस्कार होता है। तीसरा, जिस घर में आत्मा जन्म लेती है उस घर का कुछ हेरेडिटरी संस्कार होगा। जैसे देखा जाता है कि किसी के पिताजी जो है वो बहुत ईमानदार, उनके दादाजी भी बहुत ईमानदार, खानदानी ईमानदार, बच्चा भी लाइकली चांस है जेनेटिकली इनहेरिट करेगा, वो ईमानदारी को इनहेरिट करेगा। तो ये खानदानी संस्कार होता है। अब सपोज बच्चा खानदानी बहुत ईमानदार, थोड़ा बड़ा हुआ, बाहर गया, खेल रहा है बच्चों के साथ, किसी चोर का संग लग गया, तो वो क्या करेगा, चोरी का संस्कार सीख लेता है। इसको कहते हैं एनवायरमेंटल संस्कार। तो ये हमारा चौथे प्रकार का संस्कार हो गया, वायुमंडल का संस्कार। जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश के संस्कार ले लेते हैं। ये 3 ओरिजिनल संस्कार जो है वो तो हमारा बहुत अच्छा था, बट सपोज इन 3 जगहों में से कहीं से कोई गलत संस्कार हमारे अंदर आ गया है और आज हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि ये ठीक नहीं है, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हम उसको हटाना चाहते हैं, तो उस संस्कार को खत्म करने के लिए हमारे पास एक 5वां प्रकार का संस्कार है, विल पावर, दृढ़ता का संस्कार। जैसे सपोज हमें कल तक झूठ बोलने की आदत थी, लेकिन आज से यदि हमने ये ठान लिया कि झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, तो जिस आत्मा के अंदर विल पावर जागृत हो गया, वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। कोई भी नेगेटिव संस्कार को हम विल पावर से हटा सकते हैं और फिर से अपने उन ओरिजिनल संस्कारों को जागृत कर सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही विल पावर, दृढ़ता का संस्कार हमारे अंदर कूट कूट कर भरने का काम करती है। ये दृढ़ता का संस्कार हमारा उभारती है, सबके अंदर ये है, हर इंटेलेक्ट के अंदर ये पावर है, पर उसको जागृत करने की जरूरत है। तो हम यहाँ मेडिटेशन के माध्यम से इसी विल पावर को जागृत करते हैं।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं।